जी शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस द प्रोसेस अवेयरनेस इंडिकेट। यहाँ एक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, अवेयरनेस। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे फ्रॉड की पर्सनैलिटी थ्योरी, जिसमें कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की हम साइकोएनालिसिस थ्योरी जब पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो जब अवेयरनेस स्टेट के अंदर कोई आदमी होता है तो वो कॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अवेयरनेस का कीवर्ड हमारे पास कौन सा है? कॉन्शियसनेस। ठीक है। जब हम टोटली अनअवेयर सिचुएशन के अंदर होते हैं वो अनकॉन्शियस होता है। और जो इसी का अनकॉन्शियस को भी परिकॉन्शियस भी कहा जाता है। ठीक है। और सब कॉन्शियस स्टेज वो होती है कि जिसके अंदर हम किसी चीज को अपने दिमाग के ऊपर जोर दे के उसको दोबारा लेके आ सकते हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं चल रहे थे, थोड़ा सा उसको तवज्जो देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, विच बिहेवियर स्टडीज साइकोलॉजी एज अ साइंस। कौन सा बिहेवियर है जो साइकोलॉजी को एज अ साइंस देखता है? ह्यूमन एंड एनिमल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। यानी साइकोलॉजी एक साइंस है, ये कौन सा बिहेवियर कहता है? साइकोलॉजी जो है ना, ये गिर्द रिवॉल्व करती है इंसानों की। इसके गिर्द रिवॉल्व करती है इंसानों की। तो ये साइकोलॉजी एज अ साइंस की, हम देखें साइकोलॉजी में किसको ऑब्जर्व करते हैं? इंसानों को। किसके चीजें देखते हैं? इंसानों की। तो किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? इंसानों के बिहेवियर की कर रहे होते हैं। तो ये साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, तो यही दो चीजें ही हैं। अब ये इंटेलेक्ट की तो आप जो है वो साइकोलॉजी, इसकी बिहेवियर तो नहीं, दिमाग का बिहेवियर तो नहीं देख रहे होते। मतलब ये चीज, ये बाकी सारे तो एक ट्रेड्स हैं। लेकिन हम साइकोलॉजी के अंदर चूंकि फोकस ही इन्हीं चीजों के ऊपर कर रहे थे, हमने तजर्बात किए इंसान जानवरों के ऊपर, ताकि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर हम चीजों को देख सकें। और उन थ्योरीज को फिर हमने इंसानों के ऊपर अप्लाई किया। तो साइकोलॉजी पहले जानवरों के ऊपर हम तजर्बात करते हैं, फिर उन्हीं को इंसानों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। कि वो हमारी सलाहियत जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्टली, हम तखयलाती तौर पे, हम इमेजिनेशन के तौर पे हम सीख रहे होते हैं। एंड टू लर्न रेडली फ्रॉम एक्सपीरियंस, और अपने तजुर्बात से सीख रहे होते हैं। कि किस चीज की डेफिनेशन है? ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। ठीक है। इंटेलिजेंस के अंदर हम, यानी इंटेलिजेंस हमारी जो है, एक तो कॉमन जो डेफिनेशन हमने मुख्तलिफ जगह पे पढ़ी, वो ये होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल होना, कहीं पे अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर सकना, ये इंटेलिजेंस होता है। यहाँ हमने कहा कि कोई भी शख्स अगर एक्सट्रैक्टली सोच सकता है, वो चीजें जो हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इमेजिनेटिव होके, हम तखयलात के अंदर उन चीजों के बारे में गौर व फिक्र कर सकते हैं। और हम जो है लर्न टू रेडी, और उन तजुर्बात को सीख के सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इंटेलिजेंस के अंदर। द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड। जो बच्चे हैं ये सोशलाइज होते हैं। क्या, कब सोशलाइज? सोशलाइज से मुराद क्या होता है? कि लोगों से घुलना मिलना। तो क्या बच्चे बहुत फास्ट सोशलाइज होते हैं? यानी यकदम जो है ना, वो एक उनकी जीन प्याजे की तरह कोई स्टेजेस आती हैं, तो उसके बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो बड़े सोशलाइज हो जाते हैं? क्या ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सोशलाइज होते हैं, कि पहले वो माँ के साथ उनकी एक मोहब्बत परवान चढ़ती है, फिर बाप के साथ है, फिर भाइयों के साथ है, बहनों के साथ है, फिर अपने दादा दादी के साथ है, फिर अपने ताल्लुकदारों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, दोस्तों के साथ है? क्या ऐसा ऐसा परवान चढ़ रही होती है? क्या स्लोली, बहुत स्लो सिस्टम है बच्चे की सोशलाइजेशन का? बड़ा ऐसा ऐसा बच्चा जो है वो सोशलाइज होता है। आफ्टर एगो एज, एगो ईगो, ये एज शायद हो सकता था, यानी स्पेसिफिक एज के बाद जो है, ये के बाद बच्चा होता है। तो बच्चा कब सोशलाइज होता है? आप सारे लोग ठीक बता रहे हैं। बच्चा जो है वो ग्रेजुअली जो है वो हो रहा होता है, यानी ऐसा ऐसा बच्चा जो है वो सोशलाइज हो रहा होता है। टेस्ट चूंकि हो गया है मेल का, तो आज जो है ना वो सिर्फ 12 फीमेल रह गई हैं। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्कोप ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड? कौन सी चीज है जो डेवलप, जो डिटरमाइन करती है बच्चे की सोशलाइजेशन की? कौन सी चीज है जो बच्चे की सोशलाइजेशन की डिटरमन है, कि पता चलता है कि बच्चा जो है वो देखा है, वह दो तीन मेल ही हैं,
तो मतलब आज क्लास तो कम है ना, 12 तो है ना, कहाँ 24 लोग तो एवरेज होते थे ना। अच्छा, कौन इन्वायरमेंट करता है? हमारी एक्साइटमेंट करती है कि हम बड़े एक्साइटमेंट में होते हैं तो फिर हम सोशलाइज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साई, ये क्या बनेगा? साइको, साइकी होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट देखिए, जो हमारा जो है ना वो सोच, हम माहौल के अंदर कितना एडजस्ट होते हैं, कितने दोस्त बनाते हैं, तो ये इन्वायरमेंट का एक बड़ा किरदार है हमारे इस सोशलाइजेशन के अंदर। Examination given at the end of a course to see how much you have learned, or आपका इम्तिहान लिया गया है और वो इम्तिहान एट द एंड लिया गया है, लेकिन उसका मकसद ये है कि ये देखना कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, कितना कुछ लर्न कर लिया है, जो ऑब्जेक्टिव थे कितने आपने उसके ऊपर अबूर हासिल कर लिया। तो ये अचीवमेंट टेस्ट है, ठीक है, ये अचीवमेंट टेस्ट है। एडजस्टमेंट टेस्ट होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कुछ टेस्ट होते हैं कि किसी भी सिचुएशन के अंदर एडजस्टमेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो फ्यूचर की एबिलिटी देखने के लिए कि बंदा आज कैसे परफॉर्म कर रहा है, मुस्तकबिल में कैसा परफॉर्म करेगा। और एंग्जाइटी टेस्ट, बल ये एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट टेस्ट थोड़े नए हैं, और इनके मुतालिक हमने जो टेस्ट की टाइप्स के अंदर कोई नहीं पढ़ा। तो ये भी कोई होगा कोई परेशानी वगैरह चेक करने के लिए? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी इन द चाइल्ड? कौन सा रिजल्ट है कि बच्चा इमोशनली इमेच्योर है, यानी अगर कोई शख्स इमोशनली इमेच्योर है तो उसके अंदर कौन सा बिहेवियर जो है ना उसके होने के चांसेस हैं? क्या चीज होगी? क्या वो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा? क्या वो बच्चा पेन के अंदर होगा? क्या वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन के अंदर होगा? क्या वो बच्चा एंगर के अंदर होगा? जब भी ये भी इस तरह का मिलता जुलता, बल्कि ये बात हमने अपनी थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस की थी कि जब बच्चा जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है ना, इमोशनली, तो वो उस अगर फ्रस्ट्रेशन के अंदर होता है, ठीक है, इमोशनल इमेच्योरिटी जो है वो उसे फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेगा, यानी वो ऐसे, हम बोलते होते हैं ना, वो एक लफ्ज बोलते हैं, बोंगा कहते हैं ना पंजाबी में, कहता है यार बहुत ही बोंगा है। यानी जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, आपको कब क्या काम करना है, कैसे बोलना है, क्या, तो आप नहीं कर सकते। तो उसके इफेक्ट के तौर पे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, ठीक है, आप अंदर अंदर से घुटन का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैंने क्या कर दिया यार, मैं नहीं करना था आज, फिर मैंने वही आदत कर दी। नहीं, हम करते हैं, सब करते हैं, पर मैं करता हूँ। यानी कभी ऐसी होती है कि ऐसी सिचुएशन के उसके अंदर ऐसा रॉन्गली बिहेव कर लिया जाए, या कुछ ऐसा कहीं पे इंप्रेशन बनाना उतना हो, तो वो फिर हम उसके बाद फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, फ्रस्ट्रेशन होती है हमारी, कभी शो कर देते हैं, कहीं पे निकाल देते हैं, कभी रह जाती है। हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड पर्सनैलिटी? जो हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स, वालदेन के आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है, यानी मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो गया, वालिद वालदा का रिलेशनशिप हो गया, ये बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे असर करती है? ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करती है, स्पीडली बहुत स्पीड से करती है, लार्जली बहुत ज्यादा करती है, ये कॉमनली ये आम बात है। क्या क्या होगा, यानी कि जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप है वो बच्चे के ऊपर कैसे असर कर रहा होगा? हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप, बोल नहीं रहे आप जी? बंदे थोड़े हैं ना, इसलिए आज जवाब भी थोड़े आ रहे हैं। इसका आंसर है लार्जली, ठीक है। ग्रेजुअली से ज्यादा हम ये कहेंगे, वो तो होता है ना, उनकी लड़ाइयाँ ये नहीं है कि ऐसा ऐसा बढ़ी जा रही हैं और हम ऐसा ऐसा हमारी ग्रेजुअली हम भी जो है ना वो नेगेटिव थिंकर बनते जा रहे हैं। ये नहीं है, ग्रेजुअली इसमें नहीं आएगा, ये लार्जली आएगा कि जब वालदेन के रिलेशन खराब होंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो जो बच्चों के ऊपर उसके असरात हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा। आप में से कोई मैरिड है ना, तो उसको नसीहत यही है कि मैं लड़ाई नहीं करनी जिंदगी में, और स्पेशली कभी ऊंचा नहीं बोलना, ऊंचा तो बंदे को बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि कभी किसी चीज के मामले में अगर हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, तो तब जब बच्चे कहीं गए हों, बच्चे सोए हुए हों, उस वक्त करें। अदर मतलब कि बच्चों के सामने वालदेन का लड़ना एक बहुत एक जहर है, एक जहर है। और जो बच्चे घरों से नफरत लेते हैं फिर वो हर कहीं नफरत ही बांटते हैं। यानी जिसने देखा कि मेरे वालिद वालदा क्या कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड और उनकी चीजों, और वो बच्चा ने उससे नफरत ही मिली है, नफरत ही देखी है, तो वो उसको उसके असरात वैसे ही रहेंगे। हर चीज बच्चा कॉपी करता है, हर चीज, हमारी सोच होती है कि बच्चा बच्चा हर चीज कॉपी कर रहा होता
द सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो सोशलाइजेशन है ये कैसे टेक प्लेस होती है? परसेप्चुअल लर्निंग, परसेप्शन से जो है वो लर्निंग होती है। इंडिविजुअल सोशलाइजेशन, कॉग्निटिव लर्निंग, सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल टेक प्लेस, ये बच्चे की जो सोशलाइजेशन होती है ये दिमाग से होती है, परसेप्शन से होती है, या डायनामिक लर्निंग है। ये बात एक लफ्ज ठीक है कि ये जो बच्चे जो होती है ना सोशलाइजेशन, ये डायनामिक लर्निंग है। सी या डी में से एक ऑप्शन होना है। इन द इमोशन ऑफ स्टिमुलस, कि जिस इमोशन का हमें स्टिमुलस मिलेगा उससे के जरिए हम सोशलाइजेशन सीख रहे होंगे डायनामिक जरिए से। डायनामिक लर्निंग इन द डायनामिक लर्निंग इन द परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, या किसी सिचुएशन के अंदर जो हमारी परसेप्शन होती है उससे हम सीख रहे होते हैं, और ये डायनामिक लर्निंग है। तो डी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्राइट है। डायनामिक लर्निंग होती है कि जो चलती रहती है, जो स्टैटिक नहीं होती, जो एक जगह रुकती नहीं है। सोशलाइजेशन चलती रहती है। मैं इंतहाई इंट्रोवर्ट था, इंतहाई इंट्रोवर्ट, कि किसी के साथ मिलना भी मुझे अच्छा है, लेकिन डायनामिक यानी वो चेंज होती रही, आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजों को सोशलाइज होना शुरू किया, और अब काफी हद तक चीजें सोशलाइज हो गई हैं। मतलब अब डर नहीं लगता किसी को पहले सलाम करने में, किसी को मिलने में। तो ये कुछ चीजें सीख ली हैं। तो ये जो सोशलाइजेशन डायनामिक लर्निंग है, और सिचुएशन जब आती है ना उस सिचुएशन के अंदर हम ज्यादा सीख रहे होते हैं। तो ये ज्यादा जो है ना अप्रोप्राइट आंसर इसका ये वाला है। द मेन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन आर, सोशलाइजेशन के मेन प्रोसेस कितने हैं? सोशलाइजेशन के मेन चार प्रोसेस होते हैं। एक तो हम प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसमें हम अपने वालदेन वालदा इनके साथ जुड़ रहे होते हैं। दूसरा सेकेंडरी, अपने दोस्त अहबाब पीयर्स उनके साथ कर रहे होते हैं। इसके अलावा तीसरी हमारी थी कि कुछ होती हैं कि हम ना अपनी कुछ चीजें वक्त के साथ साथ चेंज करें। जैसे मैं इंट्रोवर्ट था तो मैंने वक्त के साथ चेंज किया, कि मैंने पुरानी चीजों को छोड़ के उनको नई चीज अपने आप को बदलने की कोशिश की। कुछ हम ये कर रहे होते हैं, कुछ चीजों के अंदर हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि हम मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सोशलाइजेशन, जैसे ताल्लुकात बनाना। जो पावर ऑफ क्या थी वो उसकी किसकी थ्योरी थी? मैकलेंड की थी ना, पावर ऑफ रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ बनाते हैं, तो वो वाली। अच्छा जी, द सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच ही परसीव्स द सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल आल्सो, सोशलाइजेशन किसी इंडिविजुअल की उसके मैनर के ऊपर डिपेंड करती है। विच वो कहाँ से परसीव करता है? ऑब्जेक्टिव क्वालिटी से, सिचुएशन से, एटीट्यूड से, वेरिएबल से। यानी सोशलाइजेशन किसी शख्स में डिवेल्प होती है, और डिवेल्प ऑन द मैनर विच, वो किस सिचुएशन के अंदर जो मैनर सीखता है। तो ये सिचुएशन होगी, यानी हम ना ये कहीं लफ्ज इन्वायरमेंट से मिलता है ना, तो हम माहौल के अंदर सोशलाइजेशन सीखते हैं, हालात से सोशलाइजेशन सीख रहे होते हैं। इन रिसर्च, सॉरी, इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड, रिसर्च के अंदर वो चीज जो नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं? यानी जो बिल्कुल स्टैट रहती है, कांस्टेंट होगा स्टैटिक यानी वो चीज नहीं बदलती उसे हम स्टैट कांस्टेंट बोलते हैं। विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? ये माइनस वन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। माइनस वन स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए है कि इसके अंदर जो है ना यानी वहां पे माइनस वन या प्लस वन, जब स्ट्रॉन्गेस्ट, अब मैंने पॉजिटिव नहीं कहा, पॉजिटिव होगा जब प्लस वन होगा, नेगेटिव होगा जब माइनस वन होगा। तो पॉजिटिव ये वाली यहाँ पे सिर्फ ये पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो माइनस वन होगा। ठीक है, क्या आई ना? पावर पॉइंट जो लगता है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ खड़ा। अच्छा, when each member of the population has an equally chance of being selected, जहां तमाम पॉपुलेशन जो हमने रिसर्च के अंदर लेनी है और उनके इक्वली चांसेस हों सिलेक्शन के, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। ये बता, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होता। अच्छा मैडम, आपदा साहबा, आपदा शाहीन, देखिए हमने कोई रिलेशन, हमने कहा कि कोई जब किसी चीज का आपस में अंदर स्ट्रॉन्ग कोई रिलेशन हो ना, रिलेशनशिप, वो तब होता है जब उसकी वैल्यू जो है वो प्लस वन या माइनस वन के दरमियान हो, के करीब हो। यानी अगर मैं आपको बताऊं ये है जीरो,
ठीक है, इधर आ गया -1, इधर आ गया +1। अब अगर जीरो पे है एक चीज तो वो न्यूट्रल है। अगर वो पॉजिटिव साइड पे इस तरफ 1 की तरफ होगी तो उसे हम कहेंगे कि पॉजिटिव जो है वो कोरिलेशन है। अगर वो नेगेटिव साइड पे होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन है। जब वो पॉजिटिव के बिल्कुल 1 के करीब करीब होगी, यानी वहां 1 के करीब है, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब वो -1 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन जब वो, हमने सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, हमने उसके अंदर ये नहीं बात की, ना पॉजिटिव की है ना नेगेटिव की है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इधर नेगेटिव पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो है वो +1 नहीं है। अगर +1 होता तो फिर उसके बाद हम 1 लगाते, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन लगाते, वो नहीं है। तो हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव के अंदर हमारे पास -1, यानी -1 वाली साइड पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन हम सिर्फ कोरिलेशन की पूछ रहे हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो -1 हो जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फॉर्म्ड इन, जो इंडिविजुअल फाउंड है, क्या इन्वायरमेंट की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, या कॉग्निटिव सिचुएशन, या परसेप्चुअल सिचुएशन? इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है ना, ये हम कॉग्निटिव को देखते हैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं ना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस माहौल के नहीं होंगे। माहौल तो आप दे रहे हैं उन्हें, माहौल तो, यानी बीइंग अ टीचर आप उनको एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं। वहां एक इन्वायरमेंट सबके लिए उस वक्त इक्वल हो सकता है। एक उस्ताद जो पढ़ा रहा है वो एक अच्छे तरीके से पढ़ा रहा होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रख के पढ़ा रहा होगा। जो चीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें बताती है, वो हमें वो कॉग्निटिव बताता है। कोई बच्चा हमारे पास मौजूद जहीन होता है, कोई बच्चा हमारे पास मौजूद जो है वो थोड़ा कौन ज़ेन होता है, यानी उसकी, जो हम यहाँ पे देखते हैं ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉग्निटिवली जो है ना हमें बताते हैं, कॉग्निटिव सिचुएशन होती है जो, जिसकी वजह से हमें डिफरेंस करना पड़ता है। सारे एक जैसे जहीन हो तो हम इन्वायरमेंट तो चेंज कर सकते हैं ना, इन्वायरमेंट तो हमारे अपने हाथ में होता है, तो हम उस जैसे इन्वायरमेंट दे के सभी को चला लें। तो ये कॉग्निटिव के इश्यूज होते हैं। ठीक है, हाँ बोथ का ऑप्शन होता तो हम कह देते हैं कि दोनों का असर होते हैं, यहाँ बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो कॉग्निटिव ज्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। प्रोसेस ऑफ लिंकिंग वन स्टिमुलस विद अदर आर अदर्स एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। जब आप किसी चीज को लिंक कर रहे होते हैं किसी और चीज से, लिंकिंग वन स्टिमुलस, एक स्टिमुलस को किसी दूसरे, यानी एक स्टिमुलस नेचुरल है एक न्यूट्रल है, उसको नेचुरल की जगह न्यूट्रल को आपस में लिंक कर रहे हैं, तो ये कंडीशनिंग कर रहे होते हैं। जैसे खाना आने पे डॉग के मुंह से सलाइवा का आना, ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन कंडीशनिंग हो गई है कि खाने के साथ चूंकि बेल बजती थी, अब डॉग की जो है वो, डॉग की जो कंडीशनिंग हो गई है वो बेल के साथ हो गई है, तो ये कंडीशनिंग होगा। क्या कह रहे हैं सर? फॉर्मेटिव evaluation इज कंडक्टेड इन एजुकेशन। फॉर्मेटिव evaluation कब होती है? ऑन द स्टार्ट, कंटिन्यूसली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3, एट द एंड। बहुत आसान सवाल, कि हम जो शुरू में जो हम दरमियान में कर रहे होते हैं, वो हमारी होती है कंटिन्यूसली, या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव होती है। जो स्टार्ट में करते हैं ये हम मोस्टली कर रहे होते हैं डायग्नोस्टिक को किसी ना किसी तरह हम कह लेते हैं। 1/3 की कोई बात नहीं है, और एट द एंड हम सबमिटिव करते हैं। विश टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लास के अंदर हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लेना, तो ये क्या, कौन सी मोटिवेशन होगी? जी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। कौन सी मोटिवेशन होगी? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द रिकॉग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन चिल्ड्रन। वो चीज जो हमें, यानी वो डेवलपमेंट जिसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप सच और झूठ का फर्क कर सकें, वो कौन सी होती है? वो मोरल होती है। आपको ठीक बता रहे हैं, मोरल। ठीक है, अखलाकियात, अखलाकियात से पता चलता है कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। फिजिकल जिस्मानी हो गया, इमोशनल एहसासात हो गया, और इसके बाद मेंटल दिमाग से हो गया। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन, इंशाल्लाह आप लाइक हो जाएंगे। जिया साहब आपने टेस्ट दिया था?
क्योंकि आपने कोई नंबर वगैरह शेयर नहीं किए। और अरशद हमारी क्लास में दो हैं। आप लोगों की क्या तरतीब थी? अरशद तो फिर इजाज साहब आप किस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप तो इन्हीं एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तो पंजाब में तो नहीं, क्योंकि आप पंजाब से हैं। हेड मास्टर एस एस, अरशद साहब आप भी हेड मास्टर एस एस की तैयारी कर रहे हैं? तो देना चाहिए था यार, ये वाला आपको टेस्ट देना चाहिए था। क्यों एस एस टी की सीट अच्छी नहीं लगती आपको? अच्छा, जॉब तो कोई भी आसान नहीं होती हर एक का। खैर, लेक्चरर जैसे मजे कहीं नहीं है। सच में लेक्चरर जैसे मजे कोई नहीं है। अल्लाह इनको हिदायत दे और ये लेक्चरर भर्ती हो, भर्ती करें। उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। वो मेरा दोस्त है, वो ना 17 स्केल हेडमास्टर था, और वो छोड़ के ना 8-10 साल सर्विस करके इधर आ गया, यानी इधर सिलेक्ट हो गए 2022 में मेरे साथ। तो वो जो है ना, असद साहब हैं बावल नगर के। तो उनको उनको लगे अभी उनके बैच की प्रमोशन हो रही है 18वें में। हमने कहा कि सर आप अभी वापस चले जाएं, आपके पास टाइम है। तो क्यों? वो कहता है यार आप सोच नहीं सकते कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और कॉलेज का कितना जो है वो इसका फर्क है, इसके ना इसके मजे कितने हैं कॉलेज साइड के। कॉलेज एक बड़ी शाहाना और बड़ी मजे की जॉब है कॉलेज वाली साइड के ना। तो अल्लाह करे जी कॉलेज की तरफ से जो है वो जॉब लेक्चरर की आए। जी परमानेंट लेक्चरर, विजिटिंग तो नहीं, विजिटिंग तो चला जाता है, 1 साल के लिए रखती हैं और फिर उसके बाद वो तो ये विजिटिंग वाले होते हैं उनसे तो काम भी बड़ा लेती हैं। वो नहीं, या सीटीआई इनका नहीं, परमानेंट लेक्चरर जो पंजाब में 2022 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई, तो उसके बाद कह रहा हूँ। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। कौन एग्जीक्यूट करता है पॉलिसी को? ये लेक्चरर जो है ना, ये होते ही परमानेंट है, मतलब मैं पहले दिन से परमानेंट। जी, एग्जीक्यूट जो पॉलिसी बनाता है ना, ये पॉलिसी बनाना काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसको एग्जीक्यूट काम करना काम है मैनेजमेंट का। बनाना किससे काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसको एग्जीक्यूट किसने करना होता है? मैनेजमेंट ने करना होता है। ये 71 सवाल मिसिंग है। खैर ये वो रिपीटेड था, मैंने कहा मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड नहीं कर सका, ये कर दूंगा मैं बाद में। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट ऑन गोइंग एक्टिविटीज एज एन, लेकिन कुछ ये भी हो सकता है, यानी इम्प्लीमेंट, हम इम्प्लाई कर रहे होते हैं इम्प्लाइज, लेकिन अब मैनेजमेंट की ड्यूटी तो मैनेजमेंट की है ना, पढ़ा तो ये ना, एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी ये मैनेजमेंट का काम। अच्छा, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट ऑन गोइंग एक्टिविटीज एज एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड। ऑन गोइंग एक्टिविटीज यानी वो मैनेजर का वो लेवल जो रूटीन के काम देख रहा होता है, जो रूटीन के काम देख रहा होता है, यानी हर वक्त वो आपके साथ होता है, आपके ऊपर आपके कामों को देख रहा होता है। कौन सी मैनेजमेंट? टॉप होती है, लोअर होती है, मिडल होती है, स्टाफ लेवल मैनेजमेंट होती है। लोअर कहेंगे या टॉप? देखिए जो मैनेजमेंट हमारी होती है ना, ऐसे मेरे सुपरवाइजर हो गए जो हमें हर वक्त चेक कर रहे होते हैं। तो जो मैनेजमेंट हमें मुसलसल चेक कर रही होती है, यानी कि वो बड़े दफ्तरों में नहीं बैठे, हायर लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ऑब्जर्वर की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन हायर लेवल किया है, पॉलिसी बनाते हैं सारा कुछ। मैनेजमेंट वाले एग्जीक्यूट करते हैं, ये काम करना है वो करना, जनरल मैनेजर जीएम फैक्ट्री का जैसे होता है। जो नीचे है ना हमारे सुपरवाइजर होते हैं, फिर नीचे कोऑर्डिनेटर हो गया स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर एचओडीज हो गए, ये सारे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इनको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। स्टाफ लेवल मैनेजमेंट नहीं है सर, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, आता होगा, लेकिन हमारे हमसे ऊपर ही है ना, ओहदे के अंदर हमसे ऊपर ही है। तो ये मिडल मैनेजर हो सकते हैं जो होते हैं ना ये। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हायर लेवल की है, मैनेजर मिडिल लेवल के हो सकते हैं, और जो सबसे लोअर लेवल के हैं सुपरवाइजर टाइप, यानी वो जो हमें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारे काम ऐसे ही होता है ना कि 4-5 के अंदर एक बॉस बना दिया, हाँ यार इन चारों के काम को आपने निगरानी करते रहना, तो क्लास का मॉनिटर बना देना। अब ये वाले लोअर लेवल के मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं द रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स, जहां थोड़ी सी टेक्निकल स्किल है, एंड मोर प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज, और बहुत वहां पे प्लानिंग और कंसेप्चुअल एक्टिविटीज है। कौन सी मैनेजमेंट होगी? देखिए एफपीएससी के सवाल रिपीट होते हैं,
ये एफपीएससी क्या ही पेपर है। हुमैरा हुमैरा साहबा, मैंने इस सवाल करवाया हुआ है, मैंने रिपीटेड भी लिखा है, शायद पिछली एक दो क्लासों में कहीं पढ़ाया हमने ये वाले सवाल। तो आप लगता है रिवाइज कोई नहीं करती बाद में। द देखें, वो जिसके टेक्निकल स्किल्स थोड़ी हैं, लेकिन कंसेप्चुअल स्किल हमने, जो मैनेजमेंट स्किल्स तीन पढ़ी थी। टॉप स्किल हमने पढ़ी थी, टॉप स्किल हमने की बात की थी, वो कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल सबसे छोटी है, तो टेक्निकल स्किल थोड़ी है, और कंसेप्चुअल स्किल जो हायर लेवल स्किल है वो ज्यादा है। इस वजह से करके ये वाला जो है ये हायर लेवल मैनेजमेंट होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी। ठीक है। 20 टीचर्स, 20 टीचर्स वर्किंग अंडर। देखिए अब मेरे ख्याल यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे मैनेजर का लफ्ज देख के सर ने पहले मिडल कहा है तो इस तरह, लेकिन जो हमने वो उसकी स्किल्स की बुनियाद पे देखना था, तो कंसेप्चुअल का कीवर्ड मिला है ना, तो ये हायर लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, 20 टीचर्स काम कर रहे हैं किसी के अंडर के अंदर, तो वो वन पे इस पे, तो ये कौन सी होगी ऑर्गेनाइजेशन होगी। अच्छा, ये सवाल जो है ना ये बदल मुझे जो है ना इसकी समझ इतनी ज्यादा कोई नहीं है, पर ये फ्लैट लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं करता जा रहा हूँ जो रिपीटेड है ना। ठीक है, उन सवालों को मैं करता जा रहा हूँ, तो 7 8 लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इनको चेंज कर दूंगा। ठीक है। जी जी, आई नो, जो रिपीटेड है वो चेंज हो जाएंगे। मैंने टाल करवाया था, बाद में मैंने उसको फ्लैट कर दिया था। किसी दोस्त ने मुझे कोई स्टेटमेंट शेयर की थी, तो उसको मैंने फ्लैट कर दिया था। लेकिन मैं अभी भी, मुझे इसका कंसेप्ट कोई नहीं है कि ये फ्लैट क्यों है और टाल क्यों, मतलब ये मैनेजमेंट की कोई ना कोई ऐसी टाइप मुझे ना थोड़ा डिटेल में देखना होगा। आज भी ऐसे नज़र से मैंने गुजार दिया, तो मुझे चाहिए था कि मैं इसको देखता। तो बहरहाल इसको कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि ये, बल्कि सबको डिफाइन मैं कल करूँ, ये मैंने आर लिख दिया ना, तो मैं इसको जो है, चूंकि जब डिलीट करूंगा इसकी जगह और ऐड करूंगा, तो मैं देख लूंगा कि टाल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम्प्लेक्स कौन सी होती है, फ्लैट कौन सी होती है, ऑर्गेनाइज कौन सी होती है, पता होना चाहिए। दो दफा जो सवाल एक रिपीट हुआ है तो देखना चाहिए, आप भी देखिएगा बल्कि, और अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे भी शेयर कीजिएगा। एरिया सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर, अच्छा, ऑफ इंफॉर फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आर। जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजी के अंदर हम लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं, देखते हैं स्टूडेंट की खसूसियात देखते हैं, देखते हैं टीचिंग मेथड देखते हैं, देखते हैं भाई बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है, किससे उनको समझ आती है, स्टूडेंट की खसूसियात क्या हैं वो देखते हैं। तो ये सारी बातें हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर, हम सभी बातें के किस टीचिंग मेथड से पढ़ाएं तो बच्चे पढ़ेंगे, स्टूडेंट की क्या एबिलिटी खसूसियात हैं, क्या लर्निंग, ये सारी चीजें हम वो देखेंगे। पानी दीजिएगा आयशा। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म या नन। सेल्फ रियलाइजेशन किस में आती है? अपनी जात को रियलाइज करना, अपनी जात को पहचानना, खुदा की पहचान और अपनी पहचान, ये कौन बात करते हैं? आइडियलिज्म वाले बात करते हैं। ठीक है, अपनी जात को पहचानने की बात कौन करते हैं? आइडियलिज्म वाले करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी जात का इजहार, इस ऑब्जेक्ट ये कौन बात करते हैं अपनी जात के इजहार के हवाले से? जी, नेचरलिज्म है, आप लोग ठीक बता रहे हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन की बात यही नेचरलिज्म वाले करते हैं। सेंस परसेप्शन, सेंसेस की बात कौन करता है, और साइंटिफिक मेथड की बात कौन करते हैं? जी, रियलिज्म वाले साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। सर जिया साहब, जो सेंसेस की बात है ना, सेंसेस से इल्म को लेना, साइंटिफिक मेथड जो दिया अरिस्टोटल ने, साइंटिफिक मेथड दिया था, अरिस्टोटल बानी है रियलिज्म का। प्रैग्मेटिज्म वाले इन चीजों पे यकीन करते हैं, लेकिन ये इसके बानी कौन है, कहाँ पे ये चीज चली है, तो वो रियलिज्म से चली है। इफ यूर कंप्यूटर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है, यू अलाउ योर क्लास टू चैट एज अ पार्ट ऑफ योर मोटिवेशन, आप बच्चों को इजाजत देते हैं कि वो बातें गुफ्तगू करें मोटिवेशन के तौर पे, बिफोर डिस्कसिंग देम द रोल ऑफ कंप्यूटर एज अ टूल, उनको कंप्यूटर एक टूल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाने से पहले
आप उनके साथ जो है वो एक गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनकी मोटिवेशन तौर पे। हाउ इज चैट यूज इन दिस, ये चैट किस कंटेक्स्ट में यूज होगी? ये एक एज इंफॉर्मेशन टूल यूज होगी, एप्लीकेशन, या कम्युनिकेटिव टूल यूज होगी, सिचुएशन टूल? तो ये कम्युनिकेटिव थोड़ा लग रहा है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं सबक को स्टार्ट करने से पहले, तो वो एक कम्युनिकेटिव टूल है कि ताकि वो थोड़े जगा दिए जाएं और कहीं ना कहीं उनकी तवज्जो कर दी जाए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग? पहले इसके वर्ड ना, कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपने गौर करना है कि कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है। तो कॉन्फ्रेंस के से आपकी जो, विच स्टेटमेंट इज, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग? रेफर टू लिव स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट, के जो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस है ये रेफर करती है कि किसी एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्शन किया जाए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या एक्सपर्ट आते हैं? इट इज आल्सो नॉन एज डिस्कशन फोरम ऑन ए बुलेटिन बोर्ड, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये बुलेटिन बोर्ड के ऊपर एक डिस्कशन होती है। इट आल्सो रेफर्स टू ऑनलाइन क्लास, क्या हम कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, फोरम है, डिबेट का फोरम है? ये सभी गलत बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस जो होती है ना कोई भी, उसके अंदर हम एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन ले रहे होते हैं, एक्सपर्ट्स की सुन रहे होते हैं। इन कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास, अगर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग हमारे सामने ऐसे एक्सपर्ट लोग आएंगे जो उनके साथ हमारे इंटरेक्शन होगा, वो हमें चीज़ों के मतलब बताएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हमें एक एक्सपर्ट के तौर पे हमें जो है वो ले रही होती है। बाकी ये ऑनलाइन एक क्लास नहीं है, कॉन्फ्रेंस कोई क्लास नहीं है, कोई डिस्कशन का फोरम नहीं है, कोई डिबेट करने की जगह नहीं है। ये बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही, बल्कि ये इसका ज्यादा बेस्ट आंसर जो है वो ये है कि ये हमें ना बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। भाई गर्मी है, मुझे तो पसीना ही जा रहा है। नहीं यार, मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा एक बुलेटिन बोर्ड जो है ना जिसके ऊपर हम कुछ चस्पा करते हैं, पता नहीं इस तरह का कुछ है। तो दिस इज अ फ्रेंच ओरिजिन, कौन सी साइकोलॉजी, कौन सा यहाँ पे है जो फ्रेंच ओरिजिन है? वो ग्रीन बोर्ड जिसके ऊपर चस्पा करते हैं उसी को बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं सर। अर्शद साहब, वही जो जी हम सर, वो ना नोटिस बोर्ड लगाते हैं कागजों सर, के अंदर हिदायत वगैरह के लिए चस्पा करते हैं ना, लगाते हैं, वो पेन के साथ लगाते हैं, तो उसी को सर वही सारी। चेक कर लेना। चलो इसको मुझे ही बताइएगा। आज तो पता नहीं, मैंने अभी देखे 100 150 का मैसेज हुआ, मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं है, फ्री होके पढ़ूंगा। तो ग्रुप के अंदर जो है ना जो लर्निंग की चीज ऐसी होती है उसको शेयर कर दिया करें। फ्रेंच ओरिजिन कौन सी है इसमें से? प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचरलिज्म, या नन? जो फ्रांस से ओरिजिन हुई है, हाँ जी जल्दी बताएं। नेचरलिज्म है, ठीक है। ये रोसो और ये जो है ना पिस्टल, ये फ्रेंच से ओरिजिन हुई है। विलियम किलपैट्रिक, ये किस, ये प्रोजेक्ट मेथड का बानी है, और ये किसका स्टूडेंट था? विलियम किलपैट्रिक किसका स्टूडेंट था? रोसो का नहीं, वो तो नेचरलिज्म वाला है। ये किलपैट्रिक वाले तो लर्निंग टू डू बाय डूइंग के वाले होते हैं, ये कुछ करने वाले होते हैं। तो जॉन डेवी क्या शागिर्द था विलियम किलपैट्रिक। डिजायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी, सोसाइटी जो डिजायर कर रही होती है ना वो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सोसाइटी जो डिजायर कर रही होती है, डिजायरेबल वो वैल्यूज होती हैं। एक्सपेक्टेड वे ऑफ लाइफ, जो एक पसंदीदा वे ऑफ लाइफ होता है, यानी जो वो चीजें जो हमारे लिए एक्सेप्टेड होती हैं, एक्सपेक्टेड होती, एक्सपेक्टेड से बजाय होता है एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, ए डबल सी ए पी टी ई डी, ठीक है। एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ जो होता है वो कल्चर होता है। ओहो, ए डबल, एनएसबी विल बी प्रोवाइडेड बाय, एनएससी कौन प्रोवाइड करता है? स्टाफ और हेड टीचर मीटिंग, स्टाफ एंड स्कूल काउंसिल मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मीटिंग। तो जो स्टाफ हो और मिल के जो है ना वो स्कूल काउंसिल, ये मिल के डिसाइड करते हैं एनएसबी जो है वो कहाँ कहाँ पे लगाना है, हमने अप्रूव करते हैं ना वो, यानी उस चेक जो होता है स्कूलों में, उस चेक के ऊपर एनएसबी बोलते हैं नॉन सैलरी बजट।
ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इदारे होते हैं, इनके अंदर एक्सपेंडिचर को रन करने के लिए, यानी अपने मामलात को चलाने के लिए, बिजली का बिल हो गया, सफाई हो गई, कोई छोटे मोटे तनख्वाह मसले जो होते हैं, यानी चलाने के लिए सिस्टम, कोई मोटर खराब हो गई और मामलात हो, तो उनको चलाने के लिए एक बजट है, हुकूमत हर तिमाही जो है वो देती है। वो पैसे जो होते हैं ना, उसको जो खर्च करना होता है, वो दो बंदों की मर्जी से खर्च होते हैं। एक बंदा नहीं खर्च कर, वो है, एक है उस्ताद, वो हेडमास्टर, और दूसरा वो है कि एक जो काउंसिल मेंबर जो होते हैं ना, जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल बनाई जाते हैं, 2000 के अंदर काउंसिल का ऐलान किया गया था, तो वो लोग जो उनका नुमाइंदा होता है, वो मिलके अप्रूव करते हैं जी, हाँ जी ये वाली चीज अब स्कूल को जरूरत है, वो उसकी कार्रवाई लिखते हैं, साइन करते हैं, फिर वो पैसे निकलवाते हैं। आल अच्छा, ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन शुड बी इंटर्ड इन द, तमाम जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैं वो कहाँ पे जो है वो होती हैं, कहाँ पे लिखी जाती हैं, तो सब कुछ जो पैसे के मुताले लिखा जाता है वो कैश बुक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। लॉग बुक के अंदर तो वो लिखा जाता है जो हमारा कोई आके विजिटर आता है और वो आके अपने ओपिनियन देता है, कोई जो बड़े लोग के जाते हैं, ठीक है, वो करते हैं। और इनका एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अलग अलग नहीं, इसी कैश बुक के अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। FT से फरोग तलीम फंड कहते हैं, और ये स्कूलों से 20-20 रुपए इकट्ठे करने वाला काम जो होता है वो वाला। तो ये पैसे कहाँ पे खर्च किए जा सकते हैं? कोई किताब लेनी, कोई लाइब्रेरी की कोई मुरम्मत करवानी है किताबों की, ये उनको बाइंडिंग करवानी है, कोई वेट मशीन लेनी है, कोई छोटे मोटे काम होते हैं ना रनिंग, वो काम हम इनसे कर सकते हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं करनी होती, बस छोटे मोटे काम, झाड़ू ले लिया, बास्केट ले ली, इस तरह काम हम करवा लेते हैं। The cash book of a school council is closed by head teacher at the end of each। क्या कितने अरसे के बाद कैश बुक को क्लोज किया जाता है, चेक किया जाता है? उसके अंदर पूरे डैश की जो है वो सर चीज चेक की जाती है। तो साल होता है, हर साल में एक दफा कैश बुक का इंस्पेक्शन होते है, मुकम्मल तौर चेक किया जाता है, हर चीज देखी जाती है। लॉ ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिए थे वो किस साल दिए थे? 98, 78, 2001, 1878। लॉज ऑफ लर्निंग 1978 के अंदर दिए थे। गार्डनिंग, गार्डनिंग करना, एम्ब्रॉयडरी, कोई जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो करना, सोप मेकिंग, को साबन बनाना, ये किस चीज की एग्जांपल है करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर? क्या प्रोडक्टिव है, लेजर है, फिजिकल है, सोशल वेलफेयर है? ये प्रोडक्टिव है। 288 रिपीटेड, ये वाला सवाल नहीं। नहीं नहीं सर, ये अभी तक हमने ये सवाल कोई नहीं किया, मुझे श्योर है कि ये नया सवाल है। मैंने अभी तक नहीं ये वाला ना कहीं करवाया, क्योंकि अब मैं वेला हो गया हूँ आजकल, बुक से वो भेज दी हुई है प्रिंटिंग के लिए, तो अब मुझे जो है याद है कि कौन से MCQs किए हैं। पहले तो मेरे उधर मिक्स हो जाते थे कि वो किताब वाले उधर होंगे या उधर किसी एक तरफ होते, तो मैं समझता था कि पता नहीं है कि नहीं है। द टेस्ट ऑफ L&D, ये क्या था? लिटमस न्यूमेरेसी ड्राइव, क्या वो बच्चों का टेस्ट होता था, इसी क्लास का नाम मुझे इसका बोल रहा है। तो L&D टेस्ट जो है ना वो किस चीज के ऊपर कंसिस्ट करता है? मेरी बुक जो है वो इंशाअल्लाह, इरादा ये मतलब है, उनका वादा यही है कि अगले 10 दिन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इन 10 दिन बाद मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, नोमिरेसी ड्राइव, लिटमस नोमिरेसी ड्राइव इस तरह था। ठीक है। ये जो तीसरी क्लास से ना टेस्ट लेती है गवर्नमेंट, वो वाला, उसके अंदर उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सारे MCQs होते हैं, जो लोग स्कूलों में, उन्हें पता होगा ये MCQs होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज